अच्छा, तो मैं बता रही हूँ आपको कि आपने ये इन्फेक्शियस डिजीजेज इतना लेंथी चैप्टर है, आपने ये सारा नहीं करना। आप चाहे जो भी फॉलो कर रहे हो, कोई केओडीज फॉलो करता है, कोई रैंक ऑर्डर्स करता है, और कोई वो करता है ये मेडिक्लोब के जो मार्किंग्स होती हैं, तो आप उनमें से जो आप लोग कर रहे हो पहले से उसी तरह करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से करने हैं, बाकी सिर्फ रीड करने हैं। जो आपके पास ट्रीटमेंट है ना, उनकी सिर्फ ड्रग्स याद करनी है और मैक्सिमम उनके साइड इफेक्ट्स। कोई डोजेस को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस कोई बहुत इंपॉर्टेंट हो और कोई छोटी सी हो ट्रीटमेंट, उसको आप पूरा याद कर सकते हो। लेकिन जैसे टाइफाइड है, इसकी ढेर सारी ड्रग्स हैं, इसको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी हमने कितनी देनी है। जैसे मलेरिया की बहुत ज्यादा है, तो जरूरी नहीं है कि आप एक एक ड्रग की डोज याद करो एग्जैक्ट। दूसरा मैंने कहना था, मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया था कि जो इन्फेक्शियस डिजीजेज है, ये परवेज अकबर जो मेडिसिन उसकी पीड्स की बुक है, वो उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अगर आप लोग डेविडसन से भी करोगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप पीड से करोगे तो इसका ये फायदा होगा कि पीड्स तो कवर होगी, साथ में मेडिसिन भी कवर होगी। और उधर जरा ना उसने अच्छा सा ना हेडिंग्स के साथ लिखा हुआ है, डेविडसन में तो वो पूरा पैराग्राफ इकट्ठा ही लिख देता है ना, पॉइंट्स नहीं बनाता। तो अगर आप लोग वहां से करोगे तो आपका बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप स्टेप अप से करना चाह रहे हो, डेविडसन से जहां से करना चाह रहे करो, लेकिन आपको बस डायग्नोसिस बनाना आना चाहिए। जब आपके पास आएगा जो भी क्वेश्चन, जो भी सिनेरियो, उसका आपने डायग्नोसिस बनाना है, ठीक है। और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट है, वो आप चाहे किसी बुक से कर लो, वो तो सेम ही होगा ना, वो तो डिफरेंट नहीं होना। अच्छा, मैंने आप लोगों से ग्रुप में अभी रिक्वेस्ट की थी, किसी के पास अगर टाइफाइड का या कालाजार का यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है तो वो शेयर कर दे, मुझे किसी ने नहीं किया। अब मेरे पास देखिए बच्चों नहीं था, साइकेट्री के मैंने पहले से ले लिए थे, लेकिन मुझे इसके नहीं मिले और मैंने ऐड करने थे आज के टॉपिक में, और मुझे किसी ने ग्रुप में भी नहीं भेजे। और मैंने हमारी जो टीम है M2 की, उससे भी कहा कोऑर्डिनेटर्स, मुझे वहां से भी नहीं मिले। तो अभी भी अगर आप में से किसी के पास यूनिवर्सिटी क्वेश्चन की बुक पड़ी है तो मुझे व्हाट्सएप पे मतलब इनबॉक्स कर दें, ताकि मैं एट द एंड ऑफ लेक्चर आपसे वो यूक्यूज डिस्कस कर लूं। अभी आप लोगों की जब एंड पे यूक्यूज डिस्कशन होती है, सारे टॉपिक्स इकट्ठे होते हैं, आपको इतना अच्छा समझ नहीं आएगा वो। चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। हमने टाइफाइड फीवर पढ़ना है। अच्छा, ऐसा है कि हमारे टॉपिक्स काफी ज्यादा हैं, कोई 7 8 हैं, 5 ही लेक्चर्स मिले हैं मुझे, तो हमने इसी में कवर करने हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर कालाजार भी ऐड किया है। अगर हमारे पास टाइम बच गया तो हम वो भी स्टार्ट कर लेंगे। सो इंटेरिक फीवर के बारे में आपको क्या पता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन, हम हॉस्टल्स में रहते हैं, हमें हर दूसरे बच्चे को हुए ही हुआ होता है कहीं ना कहीं, मुझे खुद हुआ था 3rd ईयर में। तो इसके बारे में आपको क्या पता है कुछ भी कि किस तरह होता है? इसकी पैथोजेनेसिस हमने ज्यादा नहीं करनी, हमने इसके आपने क्लिनिकल फीचर्स और मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशंस करनी है। लेकिन आपको इसके बारे में जो भी पता है आप बताओ मुझे। इंटेरिक फीवर, टाइफाइड फीवर से आपको क्या क्या बैकग्राउंड नॉलेज है इसके बारे में? ठीक हो गया, वाटर बर्न है, ओरोफिकल इसका रूट होता है, सॉरी फिको ओरल रूट है इसका, फिको ओरल। फीसिस जब इन्फेक्ट करेंगे जो भी खाने पीने की चीजें हैं, और जब हम उनको इंजेस्ट कर लेंगे, खा पी लेंगे, जैसे अनक्लीन वाटर, इम्प्रॉपर फूड, गुड, और साल्मोनेला टाइफाइड से होता है। ठीक हो गया। हाँ जी। प्रेजेंटेशन कैसी होगी, पेशेंट कैसे आएगा? एंट्राइटिस के साथ आएगा ना, गैस्ट्रोएंट्राइटिस के साथ आएगा। ठीक है, पायर पैचेस को इन्वॉल्व कर लेता है, गुड हो गया। इंटेस्टाइन में जाएगा ना, वहां पे पायर पैचेस होते हैं, जो लिम्फाइड एग्रीगेशंस हैं, वहां पे जाएगा। ठीक है, पहले इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां से ये ब्लड में जा सकता है। यस, टाइफाइड एंटेरिक फीवर आर सेम। एंटेरिक हम एंड किसके लिए यूज करते हैं, ये वर्ड हम जीआईटी के लिए यूज करते हैं ना, तो इसने जाके स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहां पे पायर पैचेस के अंदर जाना होता है, दैट्स व्हाई। जी, सेल्स को ये इन्वेड करेगा इंटेस्टाइन में, उससे ये ब्लड में जाएगा। जब ब्लड में जाएगा तो बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया से कॉज हो रहा है ना। कौन सा बैक्टीरिया है? साल्मोनेला टाइफाइड। कैसा बैक्टीरिया? रॉड शेप होता है और पूरी बॉडी के ऊपर इसके फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, फीको ओरल रूट है। जी जी, टाइफाइड पैराटाइफाइड दोनों को एंटेरिक फीवर कहते हैं। पैराटाइफाइड भी सेम एज टाइफाइड, लेकिन इसमें क्या होता है, जो पैराटाइफाइड है, ये पैराटाइफाइड अलग स्पीशी है, वहां उससे होगा। और दूसरा, इसके अंदर जो साइन सिम्टम्स होंगे वो एज कम्पेयर टू टाइफाइड थोड़े लेस सिवियर होंगे। नो, इट्स रॉन्ग आइजा। टाइफाइड फीवर इज अ कंटिन्यूस फीवर।
इसकी कोई जो है वो सिरकैडियन रिदम नहीं होता कोई फॉलो, कि रात में होगा या सुबह होगा। जी, स्टेप लैडर होता है लेकिन कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस कौन सा होता है? जो बेस लाइन को टच नहीं करता। एक दफा फीवर स्टार्ट हो गया तो हो गया। ये देखें, एक दफा फीवर स्टार्ट हुआ है, पहले पेशेंट को 99 पे था लेकिन फीवर तो हो गया ना, उसके बाद क्या होता है कि वो 100 पे चला जाता है, उसके बाद 101 पे चला जाता है। स्टेप लैडर पैटर्न होगा लेकिन कंटिन्यूस होगा, कभी वापस नहीं आएगा। कभी ये नहीं होगा कि पेशेंट दरमियान में एफिब्राइल हो गया। कंटिन्यूस होगा और स्टेप लैडर इस तरह बढ़ता जाएगा। अच्छा, आपने काफी कुछ बता दिया है, और मुझे बताएं किसी को इसकी इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कुछ पता हो। आप में से लोगों को हुआ भी होगा, क्या टेस्ट करवाए थे, हमें ब्लड टेस्ट में क्या मिलेगा, सीबीसी पे क्या मिलेगा। मलेरिया का हम अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे मरियम। जी, विडॉल टेस्ट होता है, टाइफिडॉल होता है, गुड ब्लड कल्चर्स होते हैं। हाँ जी, आईजीएम आईजीजी ब्लड कल्चर्स गुड। देखिए, अब आप लोग रिवाइज कर रहे हो ना, तो आपका समझे 80% टॉपिक रिवाइज हो चुका है। अब जो लोग लाइव लेक्चर ले रहे हैं उनका 80% टॉपिक ऐसे ही कवर हो गया है। नो, ल्यूकोसाइटोसिस नहीं होगी इसके अंदर, ल्यूकोपीनिया होगा। ल्यूकोपीनिया गुड। अच्छा, नॉर्मल फीवर से इसका क्या डिफरेंस होगा? एक हमारे पास जो फीवर होता है उसके अंदर नॉर्मली हम देखते हैं ल्यूकोसाइटोसिस होती है, लेकिन इसके अंदर ल्यूकोपीनिया हो रहा है। एक और चीज जो फीवर में नॉर्मली होती है लेकिन इसके अंदर वो नहीं हो रही, ऑपोजिट है इसके अंदर। कोई बता दे। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, वेरी गुड। नॉर्मली टैकीकार्डिया होता है ना जब फीवर होता है तो, लेकिन इसके अंदर रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होगा। ठीक है, गुड हो गया। इन्वेस्टिगेशंस भी आ गई, अब तो आपको ट्रीटमेंट भी पता ही होगा, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बता दें। आप सबने बहुत अच्छा बताया है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए हैं। जी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, नोविडेट गुड हो गया, एमॉक्सी देते हैं गुड। अच्छा, इसके अंदर ना आपने एक बात याद रखनी है। हमारी दफा ना 2019 में हमारे एग्जाम हुए थे, हाँ, तो उसके अंदर ना एक क्वेश्चन आया था। अभी तक मुझे इसका डायग्नोसिस नहीं पता, हम लोगों ने मोस्टली सबने एंटारिक फीवर लिखा था, इसलिए मैं आपसे ना यूक्यू मांग रही थी। क्योंकि उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि पेशेंट आया है, उसको फीवर है, साथ में उसने माइल्ड जॉन्डिस दे दिया था, बड़ा घुमा फिरा के उसने कहा सिप्रो दी हुई है 7 दिनों से, लेकिन फीवर सेटल नहीं हो रहा सिप्रोफ्लॉक्सासिन से। मतलब ये हमें तो बस यही हमारे बैक ऑफ माइंड में होता है ना कि इंटारी फीवर है तो सिप्रो से सेटल होना चाहिए, लेकिन अब ये है कि जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है ना उसकी रेजिस्टेंस हो चुकी है बहुत ज्यादा। तो वैसे तो हम लोग सिप्रो देते ही हैं पेशेंट्स के अंदर, लेकिन अब सिप्रो की रेजिस्टेंट केसेस आना शुरू हो गए हैं। तो उस केस में फिर हम बाकी एंटीबायोटिक्स देते हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, और हाँ जी, कार्बापेनेम्स जैसे बाकी हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो अब आप में से कोई प्लीज मुझे, अगर कोई यूनिवर्सिटी क्वेश्चन देख रहा है तो वो 2019 वाला जो एनुअल का है ना एग्जाम, वो देखिएगा, मुझे बताइएगा कि उसका क्या आंसर है। आई एम स्टिल क्यूरियस अबाउट इट। हमने ढेर सारे डीडीज बना के लिखा था, किसी को भी कंफर्म नहीं था। चलें, तो आपने खुद ही बताया है कि दोनों जो टाइफाइड पैराटाइफाइड है ये इंटेस्टाइन्स को इफेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए हैं, ये एंटैरिक है दोनों ही। इनको कलेक्टिवली हम एंटैरिक फीवर कहेंगे। ठीक है। फीको ओरल रूट है। फीको ओरल का क्या मतलब है कि जो फीसिस को इसने इन्फेक्ट करना है, फीसिस के जो इन्फेक्टेड फीसिस होंगे जब वो जाएंगे किसी फूड के अंदर, पानी के अंदर, जहां से हम लोग खाएंगे और पिएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, ये ट्रांसमिट हो जाएगा। ओके। अब ये है कि आपने ना इसके अंदर जो है ना, ये इसकी पैथोजेनेसिस बहुत अच्छे से याद नहीं करनी, क्योंकि वो आप पैथोलॉजी में पहले ही कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपने इसकी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पे ज्यादा ध्यान देना है। अच्छा, वो बात होगी कि साल्मोनेला टाइफाई है और पैराटाइफाई होते हैं। ठीक है। और क्या होते हैं, ये बेसिलाई होते हैं। ठीक है, थैंक यू जिन लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भेज दिए, थैंक यू। ठीक है, बेसिलाई होंगे, रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, और उनके ऊपर क्या होगा, फ्लैजेला होगा, फ्लैजिलेटेड बेसिलाई होंगे। अब इन्होंने जाना कहाँ है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, जहाँ पे लिम्फाइड टिश्यू होता है, और पायर पैचेस के अंदर इन्हें जाके लिगेन करनी है, फॉलिकल्स के अंदर। ये कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, और ये यहाँ पे अंदर पायर पैचेस में ये बैक्टीरिया जाएगा और इसको इन्फेक्ट करेगा, और यहाँ से फिर ये कहाँ पे जा सकता है, ये ब्लड में जाएगा। और जब ब्लड में जाएगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया और फीवर होगा। अब देखें, जो टाइफाइड का पेशेंट है ना, वो कॉन्स्टिपेशन के साथ भी आ सकता है और डायरिया के साथ भी आ सकता है। वाई?
वो इसलिए कि अगर तो पेशेंट देखें, जब भी बैक्टीरिया आया बॉडी में तो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होंगे ना, ठीक है। उस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के अंदर क्या हो सकता है कि उन साइटोकाइन से और इन्फ्लेमेशन से जीआई मोटिलिटी ज्यादा होगी और डायरिया हो जाएगा। एक तो ये है। अब कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि जब यहाँ पे जो पायर पैचेस पड़े हैं ना, और ये जो फॉलिकल्स पड़े हैं, इनके अंदर अगर हाइपरप्लेजिया हो जाए और बड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये इन्फेक्ट हो गए हैं, एडिमा हो जाएगा ना अंदर इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो ये हो सकता है कि इंटेस्टाइन को ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट कर दें, ठीक है, उसके अंदर जो उसकी मोटिलिटी को कम कर दें, तो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। क्लियर है आपको? तो किस तरह आ सकता है पेशेंट? कॉन्स्टिपेशन के साथ भी आ सकता है और डायरिया के साथ भी आ सकता है। जरूरी नहीं है, हम लोग यहाँ पे यूजुअली यही कह रहे थे, अच्छा कॉन्स्टिपेशन है तो फिर टाइफाइड है, लेकिन डायरिया के केस में नहीं होगा, तो इस तरह नहीं होता। उसके बाद इसने क्या लिखा हुआ है कि पहले ये देखिए स्वेल करेंगे, पायर पैचेस जो होंगे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, फर्स्ट दे स्वेल, फिर अल्सरेट हो सकते हैं और फिर हील हो जाते हैं, ठीक है। और अगर ये हील ना हो तो क्या हो सकता है? इंटेस्टाइन के अंदर ये जो अल्सर्स बन रहे हैं, अगर ये हील ना हो तो परफोरेशन हो सकती है ना इंटेस्टाइन की, हेमरेजेस हो सकते हैं, तो ये इसकी बहुत लिथल कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो जब भी एंटेरिक फीवर, टाइफाइड फीवर का पेशेंट आता है, उसे हम क्या एडवाइस करते हैं कि वो सॉफ्ट फूड ले, ठीक है, हल्की फुल्की खुराक खाए, अपनी इंटेस्टाइन के ऊपर ज्यादा जोर ना डाले, ज्यादा कुछ खा के कुछ सख्त सा या कुछ इस तरह का। तो हम उसे एडवाइस करते हैं कि वो जैसे दलिया हो गया और ये चावल, इस तरह की चीजें जो है ना, जो कि कम, जिनको जल्दी से जो एब्जॉर्ब हो जाए, जिनके ऊपर इंटेस्टाइन को कम एफर्ट लगानी पड़े, वो वाली चीजें लें। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट बात है, एक जो हमारी मिस हुई है, हम डिस्कशन स्टार्ट में किया, उसमें हमने ये पॉइंट मिस कर दिया था कि ये, अच्छा जब पेशेंट हुआ है, उसको टाइफाइड हुआ है ना, वो ठीक हो गया, लेकिन मसला क्या होगा उसके लिए? जैसे अब मुझे थर्ड ईयर में हुआ है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे साथ क्या हो सकता है कि खुदा ना खास्ता ऐसा हो सकता है कि जो हमारा गॉल ब्लैडर है ना, उसके अंदर वो बैक्टीरिया अंदर जाके छुप के रह जाए और सालों साल वहीं पड़ा रहे, और ये क्या करेगा, ये कैरियर होगा, गॉल ब्लैडर के अंदर इसकी कैरियर स्टेज होती है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि क्या नुकसान है इसका? अगर वो गॉल ब्लैडर में पड़ा हुआ है तो वो स्टूल में पास होता रहेगा, यूरिन में भी पास हो सकता है, इंटरमिटेंटली पास होगा, ठीक है, तो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है ये। सो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसलिए जब बच्चों, जब भी आपके पास एंटेरिक फीवर का क्वेश्चन या कुछ भी आए ना, तो इसकी जब मैनेजमेंट है ना, उसमें आपने ये गॉल ब्लैडर भी याद रखना है कि अगर कैरियर स्टेट है तो हमने कोलिसिस्टेक्टमी भी करनी है। क्यों? क्योंकि गॉल ब्लैडर के अंदर इसकी कैरियर स्टेट होती है। क्लियर है आपको ये इसकी पैथोजेनेसिस? अच्छा, अब देखें कि क्या क्या इसने किया। हमने देख लिया कि इसने अल्सर्स बना दिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और ये बाद की बातें हैं कि रैश ऑन बॉडी और ये वो हम आगे जाके देखेंगे कि बॉडी के ऊपर रैश आता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये बता सकता है? ये जो स्पॉट्स बन जाते हैं ऐसे रेड रेड से बॉडी के ऊपर, रो स्पॉट्स, गुड, रो स्पॉट्स कहते हैं इनको, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके अलावा क्या हो सकता है कि स्प्लीन और जो लीवर है ना, ये भी इनलार्ज हो सकते हैं, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली भी हो सकती है। तो ये अपने हेपेटोस्प्लीनोमेगाली वाली जो डीडीज है ना, उसमें अंदर आ जाता है, ये टाइफाइड आ जाता है, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा मैसिव नहीं होगी। अब क्या फीचर्स आ रहे हैं देखिए, फर्स्ट वीक के क्या है, एंड ऑफ फर्स्ट वीक और एंड ऑफ सेकेंड वीक, जब हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे ना, तो दिस कैन लीड टू द फैटल कॉम्प्लिकेशंस, लाइक ये डिलीरियम के अंदर कोमा और डेथ भी करा सकता है। तो ये बहुत अंडररेटेड डिजीज है, हम बड़े आराम से कह देते हैं किसी को इसको टाइफाइड हुआ हुआ है, बस इसको बुखार है, इसको टाइफाइड हुआ हुआ है, तो इसको ट्रीट करना है, इसको, इसका ट्रीटमेंट जरूरी है, इसको बहुत आपने मतलब लाइट नहीं लेना। कैसे आएगा पेशेंट? अच्छा, इसका क्या क्या मसला बच्चों, देखो जब बैक्टीरिया हुआ, ब्लड के अंदर बैक्टीरिया गए, तो फिर उसके ब्लड में जब पहुंच गए तो फिर तो वो कहीं भी जा सकते हैं, ऐसे ही है। बैक्टीरिया और टॉक्सीमिया में क्या फर्क होता है? बैक्टीरिया और टॉक्सीमिया में क्या फर्क होता है स्टूडेंट्स? बच्चों, जब बैक्टीरिया सिर्फ आएंगे ना ब्लड के अंदर, सिर्फ बैक्टीरिया फिर रहे हैं, सिंपल, उसको बैक्टीरिया कहेंगे। जब उनकी वजह से साइन सिम्टम्स आ जाएंगे ना बॉडी के अंदर, क्योंकि उन्होंने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए हैं, उससे जब पेशेंट को फीवर हो गया है, या वो लंग्स में जाके उसने ब्रोंकाइटिस कर दिया है, या लीवर में जाके उसने पेटोमेगैली कर दिया है, स्प्लीनोमेगैली कर दिया है, सीएनएस में चला गया, कोमा कॉज कर दिया, जब उसके साइन सिम्टम्स आएंगे उस बैक्टीरिया के ब्लड में होने की वजह से, उसको हम टॉक्सीमिया कहेंगे।
तो सिंपल टॉक्सीमिया और बैक्टीरिया में फर्क होता है ये। अच्छा, तो अब जब ये जाएगा ना ब्लड के अंदर, जब टॉक्सीमिया होगा तो ये कहाँ कहाँ जा सकता है? लंग्स में भी, लिवर में भी, उसके अलावा एब्डोमेन में तो है ही है, ये सीएनएस में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो फर्स्ट वीक में क्या होगा? पहले तो सिर्फ फीवर होगा, हेडेक क्यों हो रहा है? क्योंकि सीएनएस को उसने इन्वॉल्व किया, या मसल्स एक्स होंगे, माइल्जियाज होंगे, ठीक है। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, इसका क्या मतलब है? रिलेटिव, रिलेटिव क्यों कह रहे हैं? रिलेटिव इसलिए कह रहे हैं कि पेशेंट को पल्स उसकी ठीक है लेकिन फीवर है ना, तो फीवर की निस्बत उसकी पल्स कम है। फीवर में टैकीकार्डिया होना चाहिए था। देखिए, हम कहते हैं लेट से उसकी पल्स 80 है, 80 वैसे तो नॉर्मल होती है ना, लेकिन उसको साथ में फीवर भी है 101। अब 101 फीवर के साथ 80 पल्स तो नॉर्मल नहीं है ना, तो इसको क्या हो गया? रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया हो गया, नॉट सिंपल ब्रेडिकार्डिया इन रिलेशन टू फीवर। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है। एंड ऑफ फर्स्ट वीक में क्या होगा कि ये हमने पढ़ी है रोज स्पॉट्स, ट्रंक के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर आ जाएंगे, स्प्लीनोमेगैली हो सकती है, ब्रोंकाइटिस काज करेगा, जब लंग्स में जाएगा तो क्या होगा? कफ होगी, ठीक है। उसके बाद एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है, डायरिया। एब्डोमिनल डिस्टेंशन जब हेमरेजेस हो सकते हैं और वो परफोरेशन होगी तो होगा ना, एक्यूट एब्डोमेन होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, उसका एक्सरे पे हम डायग्नोज करेंगे एंड ऑल दैट। एयर अंडर द डायफ्राम, आप तो सर्जरी भी पढ़ रहे हो, पता ही होगा आपको कैसे डायग्नोज करना है। उसके बाद क्या हो रहा है कि एंड ऑफ सेकेंड वीक क्या होगा? इसके अंदर डिलीरियम है और कॉम्प्लिकेशंस, डेथ और कोमा, ये सारा कुछ हो सकता है इसके अंदर इफ लेफ्ट एंट्रेटेड। अब ये इतना कुछ लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, ये वही चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर आपको सिनेरियो आएगा ना तो उस यहीं से डायग्नोज होना है, ठीक है। वो वैसे ये तो काफी लेस चांसेस हैं कि वो आपको ये ब्रेडिकार्डिया, ल्यूकोपिनिया इस तरह की चीजें दे, लेकिन हाँ ये रो स्पॉट्स दे देता है, वो स्प्लीनोमेगैली दे देता है, और कोई वो फिको ओरल कॉन्टैक्ट की कोई हिस्ट्री इस तरह की दे देता है। अभी हम डिस्कस करेंगे एंड पे। अब टेम्परेचर, उसने इंक्यूबेशन पीरियड उसका 10 to 14 days है। क्या लिखा हुआ उसने? कैसा टेम्परेचर? स्टेप लेडर हमने पहले भी देख लिया है, 4 to 5 days के साथ होगा और इंक्रीज होता जाएगा। उसके साथ क्या होगा? उसके पेशेंट हेडेक, ड्रोजीनेस और एक्टिंग इन द लिम्स। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, क्यों? कि स्वेलिंग हो रही थी लिम्फाइड टिश्यू की, ठीक है। लेकिन चिल्ड्रन में हमने कहा डायरिया होता है, क्यों? कि जब साइटोकाइंस रिलीज होंगे प्रो इन्फ्लेमेटरी, तो उससे डायरिया हो सकता है। पल्स इज ऑफन स्लोअर देन वुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द हाइट ऑफ टेम्परेचर। समझ आ गई? जिसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। अब फर्स्ट वीक के एंड पे क्या हो गया है? रैश अपीयर हुआ है। दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर आपको फर्स्ट वीक के एंड पे, और ये आपने याद रखने को कौन से सिम्टम्स कब आ रहे हैं। रैश अपीयर हुआ है अपर एब्डोमेन के ऊपर और बैक, ठीक है। और एज अ स्पार्स, ये मतलब अलग अलग होंगे, डिस्टेंस होगा उनके अंदर, रोज रेड स्पॉट्स कहते हैं ना। और ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका? फेड करेंगे ऑन प्रेशर। अच्छा, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया ये है कि नॉर्मल जितना टेम्परेचर के साथ पल्स ने राइज होना था उतनी नहीं हुई, उसकी निस्बत वो कम रह गई है, इसको रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया कह रहे हैं। अब क्या हुआ कि अराउंड 7 to 10th डे, मतलब सेकेंड वीक में, स्प्लीन एनलार्ज होगी, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन अगर उसको पहले हुई थी तो उसको डायरिया हो जाएगा, साथ में उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन है विद टेंडरनेस। तो ये क्या है? टेंडरनेस और डिस्टेंशन किसकी तरफ जा रहा है? हेमरेज और उसकी तरफ, एक्यूट एब्डोमेन की तरफ। ब्रोंकाइटिस हमने कहा कि लंग्स के अंदर गया तो ब्रोंकाइटिस कफ होगा और डिलीरियम भी डेवलप हो सकता है, और अगर उसको 2 हफ्तों तक हमने एड्रेस ना किया तो पेशेंट प्रोफाउंडली इल होगा, डेथ भी हो सकती है उसकी। पैराटाइफाइड में बस कुछ याद नहीं रखना, ये है कि ये जो टाइफाइड की निस्बत थोड़ा कम सिवियर होता है, बाकी सारे सिम्टम्स हर चीज वैसे ही है, एक्यूट एंट्राइटिस के साथ आएगा। ये कॉम्प्लिकेशन है, हमने पहले ही देख लिया, सुन लिया कि परफोरेशन, हेमरेज बाउल के अंदर, और अगर ये सेप्टिसीमिया से, ये हमने बोन के अंदर पढ़ा ना आप लोगों ने, एमसीक्यू आता है कि साल्मोनेला टाइफाइड करवाता है ऑस्टियोमाइलिटिस, ऐसा ही है, पढ़ा होगा आपने ऑस्टियोमाइलिटिस के अंदर। अच्छा, उसके अलावा अगर सीएनएस में गया तो मेनिंजाइटिस हो जाएगा और कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है। टॉक्सिक फिनोमेना वही, जब गया हुआ ब्लड में तो हार्ट में जाएगा तो मायोकार्डाइटिस, किडनीज में गया तो नेफ्राइटिस। और क्रोनिक कैरियर हमने देख लिया कहाँ होते हैं, गॉल ब्लैडर में, इसलिए हमने क्या करवानी है? कोलिसिस्टेक्टमी। ये सारी वही चीजें हैं। ये आता है एमसीक्यू कि सिक्कल सेल जो बच्चे हैं उनके अंदर मोस्ट कॉमन ऑस्टियोमाइलिटिस कौन करवाता है? ऐसे ही है सिक्कल सेल के साथ।
अच्छा, अब है डायग्नोसिस। ये आप अगर इस तरह याद कर लो ना तो अच्छी बात है, ऐसी पॉइंट्स बना के लिख देना। इसमें देखें सीबीसी हमने करवानी है, उसमें हमें ल्यूकोपीनिया मिल रहा है, डब्ल्यूबीसी काउंट कम होगी, ठीक है। ब्लड कल्चर करवाते हैं। अच्छा एक बात, लेकिन जब पेशेंट आपके पास आया है ना, जब अब कल्चर का रिजल्ट कम से कम भी ना, हमारे जो ये गवर्नमेंट के अदारे हैं 3 से जो 7 जो है ना वो दिन के बाद आता है, ठीक है। हाँ जी, परवेज अकबर से कर लें, ठीक है। तो क्या हुआ कि ब्लड कल्चर्स जो है ना हमारे पास, जितने भी यूरिन कल्चर हैं, ब्लड कल्चर हैं, ये सारे ये आते हैं हमारे सेटअप में 3 से 7 दिन के बाद। अब ये नहीं है कि हम कल्चर्स का वेट करते रहे और पेशेंट बेचारा जो है डिटीरियरेट होता जाए, तो हमने उसको क्या स्टार्ट कर देनी है, इस थेरेपी को क्या कहते हैं? एम्पेरिकल, गुड। एम्पेरिकल थेरेपी हमने स्टार्ट करवा देनी है, और उसको हमने ऑन क्लिनिकल बेसिस, अगर हमें आइडिया हो रहा है कि ये टाइफाइड है तो हम सिप्रो ही स्टार्ट करवाएंगे फर्स्ट टाइम में, यही है। अच्छा वैसे ड्रग ऑफ चॉइस हमने ये फार्मा में बड़ा पढ़ा है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइफाइड इज, जो अब ऑब्सोलीट हो गया क्योंकि वो बोन मैरो सप्रेशन करवा देती है, क्लोरमफेनिकोल, गुड। क्लोरमफेनिकोल हम लोगों ने बड़ा पढ़ा हुआ है हमेशा से कि ये होती है ड्रग ऑफ चॉइस, लेकिन अब ये ऑब्सोलीट होती जा रही, कम कर दिया क्योंकि ये बोन मैरो सप्रेशन करवा देती है। ठीक हो गया, तो हमने एम्पेरिकल थेरेपी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा देनी है पेशेंट के अंदर। उसके अलावा उसने लिखा ब्लड कल्चर होते हैं ये फर्स्ट वीक के अंदर पॉजिटिव होते हैं 80% ऑफ केसेस, ठीक है, लेकिन थर्ड वीक में सिर्फ 50% रह जाता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 90% सिर्फ इसका लिखा हुआ बोन मैरो का। अगर आपके पास एमसीक्यू है कि सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी किसकी है, एक तो इसकी है, ठीक है, फर्स्ट वीक के अंदर। लेकिन अगर थर्ड वीक के अंदर ये बाद में वो पूछे तो फिर आपने बोन मैरो करना है आंसर, ठीक है। ये सिर्फ फर्स्ट वीक में है, तो ये दोनों ब्लड कल्चर जो बोन मैरो कल्चर है ना, ये सबसे मोस्ट सेंसिटिव यही है 90-90%। स्टूल कल्चर भी होता है ये, लेकिन कोई रिलायबल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये 7 दिन के बाद वैसे ही नेगेटिव आ जाएगा। विडाल टेस्ट होता है, ये बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुका है, ये अब नहीं करवाना आपने। बच्चों ये इस तरह याद रखना है आपने कि फर्स्ट वीक में कौन सा जो है वो कितने परसेंट सेंसिटिव है, और अगर दूसरे हफ्ते में हम स्टूल कल्चर, अब डिपेंड करता है कि हमारे पास सिनेरियो में इसने पेशेंट कहाँ कब का दिया हुआ है, या एमसीक्यू आता है कि 3-4 दिन से उसको टाइफाइड का मसला था, तो अब हमने उसको कौन से कल्चर्स करवाएंगे तो हमें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जाहिर अगर पहला हफ्ता चल रहा है तो हम ब्लड कल्चर करवाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर थर्ड वीक आगे की बात है तो ब्लड कल्चर सिर्फ 50% रह गया ना सेंसिटिव, तो उसमें फिर हम बोन मैरो करवाएंगे। स्टूल कल्चर भी पहले सिर्फ 7 दिन के लिए होता है सेंसिटिव, लेकिन ये फिर भी रिलायबल नहीं है। विडाल टेस्ट बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुका है, ये नहीं होता अब, क्योंकि ये बाकी भी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होगा ना तो ये विडाल टेस्ट जो है ये पॉजिटिव आ जाता है। दिस इज नॉट स्पेसिफिक फॉर, क्या कहते हैं इसको, टाइफाइड। उसके बाद है टाइफाइडोर टेस्ट है, ये भी वही पॉजिटिव होगा 2 to 3 लेकिन ये भी कोई स्पेसिफिक नहीं है, इतना सेंसिटिव नहीं है। और यूरिन कल्चर करवा सकते हैं, ये सारे हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन बेस्ट कौन सा है, ब्लड और बोन मैरो। वही मैनेजमेंट, एक तो आपने अगर पेशेंट सिक है तो आप लोग मैनेजमेंट, आप लोगों को पता होगा कोई भी क्वेश्चन आता है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे आप लोग उसमें सर्जरी में करते हो ना ABCD, एयर वे ब्रीदिंग, ये वो फलाना फलाना, तो इसका जब अपने पीरियड्स और मेडिसिन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसमें भी आपने ये लिखना है कि अगर वो डिहाइड्रेटेड पेशेंट होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा ना, उसको डायरिया चल रहा है, तो पहले आपने वो करेक्ट करने हैं, उसको हॉस्पिटलाइज करो, उसको फ्लूइड्स दो, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स करेक्ट करो, उसका फीवर ठीक करो, एंटीबायोटिक्स दो। यहाँ पे ये सारा कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे तो डायरेक्ट एंटीबायोटिक्स की बात आ गई है। लेकिन ये नहीं कि जैसा यहाँ लिखा है आपने ऐसे लिखना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखो आप, फाइनल ईयर में यही एक कमाल होता है जो नंबर देता है। आपको पता होगा किस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो जितना, जैसे पेशेंट आपके पास क्लिनिकली वार्ड में प्रेजेंट हो गए तो आपने कैसे कैसे उसको मैनेज करना है। अब मैनेजमेंट में हमने क्या लिखा है कि कल्चर सेंसिटिविटी के बेस पे करनी चाहिए, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, सॉरी। तो हम जो है ना उसको क्लोरमफेनिकोल अब नहीं दे रहे, डोजेस बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग खप मर जाओगे कि यार ये 70-50 इतने इतनी इतनी इतनी, तो कोई जरूरत नहीं है। मोटी मोटी याद रखो दवाइयाँ, कि हमने क्लोरमफेनिकोल देते थे लेकिन अब हम बोन मैरो सप्रेशन की वजह से नहीं दे रहे। इसने भी यही बात लिखी है कि क्लोरमफेनिकोल, एम्पिसिलिन और ट्राइमेक्साजोल जो है ना वो अपने इफेक्ट्स लूज कर रही है, क्योंकि एक तो रेजिस्टेंस हो गई है उनके अंदर, और दूसरा क्या होगा इससे, तो बोन मैरो सप्रेशन हो रही है। तो फिर हम क्या देते हैं, अब आजकल सिप्रो दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या लिखा हुआ है
कि वो भी मैंने आपको बताया ना कि क्वेश्चन आया हुआ था हमारा और उसमें उसने लिखा हुआ था सिप्रो रेजिस्टर, तो ये देखें ये लिखा हुआ है कि इसकी भी रेजिस्टेंस कॉमन हो चुकी है, रेजिस्टेंस कॉमन, तो इसके भी फिर हमने अल्टरनेटिव देनी होती है। इसके अल्टरनेटिव हम क्या दे सकते हैं, सेफ्ट्राइक्सोन दे सकते हैं, ठीक है, और सेफोटेक्सिन दे सकते हैं, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम सेफलोस्पोरिन्स। मुझे भी याद है, मुझे ये ऑक्सीडिल लगा था इंजेक्शन सेफ्ट्राइक्सोन के जब मेरा डायग्नोज हुआ था ये, ठीक है। उसके अलावा हम क्या दे सकते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन, अगर ये भी फेल हो जाए तो ये आपने ना ऐसे ही एक फ्लो चार्ट सा बना लो अपनी बुक के ऊपर। क्लोरामफेनिकोल, एम्पिसिलिन, क्लोरामेक्सिसोल थी, लेकिन अब वो खत्म होती जा रही है, तो हम फ्लोरोक्विनोलोन्स की तरफ आ गए हैं। अगर उनसे भी काम नहीं बन रहा तो हम ये सेफ्ट्राइक्सोन सेफ्लोस्पोरिन्स देंगे, उनसे भी नहीं बन रहा तो हम एजिथ्रो देंगे। इसी तरह बस एक सीक्वेंस याद रख लो, डोजेस याद करने की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट हमने तकरीबन उसको 14 दिन के लिए देना है, ठीक है। और इसका फीवर ना, अगर ये नहीं है कि हमने जैसे एंटीबायोटिक्स दी हैं तो पेशेंट बिल्कुल उठ के बैठ के दौड़ने लग जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसका फीवर फिर भी 5 दिन रहना है। जब भी हमने उसको थेरेपी देनी है तो हमने वेट करना है। ये नहीं कि उसको हमने 2 दिन एंटीबायोटिक दी, हमने कहा यार इससे तो सही नहीं हो रहा, कोई और एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा दो, ऐसे नहीं करना। तो इसमें क्या लिखा हुआ उसने कि पायरेक्सिया परसिस्ट करेगा 5 डेज तक, ठीक है। अब उसने लिखा हुआ कि इवन विद द इफेक्टिव कीमोथेरेपी, हालांकि हमने उसको स्पेसिफिक थेरेपी दे भी दी है ना, फिर भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उस पेशेंट के अंदर, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशंस अगर नहीं भी हो रही तो कैरियर स्टेट में जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने क्रोनिक कैरियर्स को मैंने पहले ही बता दिया था कि किसके अंदर होते हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर। तो अगर तो हमें पता लग गया कि पेशेंट कैरियर है, उसका हमने स्टूल कल्चर करवा लिया, हमने कहा ना स्टूल में और यूरिन में पास करता है, अगर वो आ गया है पॉजिटिव, कोई थोड़ा बहुत पता लग गया कि कैरियर है, तो उसको फिर हमने क्या करना है, 4 हफ्तों के लिए, ये आप याद रख लो, 4 वीक्स के लिए हमने इसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन देनी है, ठीक है। और कोई अल्टरनेटिव एजेंट भी, अगर तो वही हमने सेंसिटिविटी करवाई है तो हम कोई और दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग दे देंगे, लेकिन वैसे हमने सिप्रोफ्लॉक्सासिन ही देनी है 4 वीक्स के लिए। जो वैसे ट्रीटमेंट था हमने वो कितने दिन के लिए देना था, 2 वीक्स, 14 दिनों के लिए दे रहे थे, ठीक है। और अगर कैरियर स्टेट हमारे पास आ गया तो उसके लिए हमने क्या करना है, 1 महीना देना है, 4 वीक्स देना है विद सिप्रोफ्लॉक्सासिन। उसके अलावा अगर वो फिर भी से ठीक नहीं हो रहा तो कोलिसिस्टेक्टमी भी करनी पड़ सकती है कैरियर स्टेट की। आपकी कोलिसिस्टेक्टमी की कुछ इंडिकेशंस भी हैं सर्जरी के अंदर, अगर आपने पढ़ी हैं तो, अदर देन कोलिसिस्टाइटिस। उसमें मुझे जो याद है सब वो डायबिटिक्स के अंदर, और ये हिमोलिटिक एनीमियाज के अंदर, और बेरिएटिक सर्जरी में, तो ये भी एक है, इसके अंदर भी करनी पड़ सकती है, अदर देन कोलिसिस्टाइटिस, गॉल स्टोन्स। अच्छा, प्रिवेंशन कैसे करवानी है, ऑब्वियस है, जो भी हॉस्टल्स में मसले मसाइल है हमारे खाने पीने के, उनको डील करना है। अब काफी लड़कियां जो है वो अपना मिनरल वाटर लेती थी बाहर से, लेकिन कुछ नहीं भी लेती थी, जो मेरे जैसे निकम्मी थी। हम लोगों को हॉस्टल वाला पानी पीना होता था, और उसी से फिर हम लोग इन्फेक्शन लेके आराम से टाइफाइड करवा के बैठे होते थे सारे। तो क्या करना है, इम्प्रूव करनी है सैनिटेशन को और जो लिविंग कंडीशंस हैं फॉर टाइफाइड। और ट्रैवलर्स को क्या करना है, ट्रैवलर्स को उन्होंने कहा है कि वैक्सीन लगवाओ, टाइफाइड की वैक्सीन आप लोगों ने पढ़ी होंगी 4th ईयर के अंदर, उसके अंदर कम्युनिटी मेडिसिन में इंजेक्टेबल भी होती है और ओरल, तो ये लगवाएं। प्रेग्नेंट वुमेन में हमने वो एंटीबायोटिक्स देनी है जो ट्रेटोजेनिक नहीं है, जैसे सिप्रो देते हैं मेरे ख्याल में प्रेगनेंसी के अंदर, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, सॉरी, लेकिन डील तो करेंगे ना हम उसको ऑब्वियसली। अच्छा, अब ये हमारा टाइफाइड कवर हो गया, किसी को इसके अंदर कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कुछ समझ ना आया हो, मैं इसका सिनेरियो भी अभी डिस्कस कर लेती हूँ। आप लोगों को एक कहानी समझ आ गई है कि कैसे कैसे इसने इफेक्ट करना होता है, ये समझ आ गया क्यों क्यों हो रहा है, क्यों परफोरेशन होनी है, क्यों ब्रोंकाइटिस होना है, कैसे पेशेंट प्रेजेंट करेगा। अच्छा, अब मुझे जिन लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हुए मैं देखती हूँ। यार 2019 का किसी के पास है क्वेश्चन वो वाला, उसका क्या आंसर था, मुझे कोई बता दे, मुझे उसी की टेंशन लगी हुई अभी तक।
हाँ देखो टाइफाइड ही है, 2019 एनुअल का जो हमारा आया था टाइफाइड ही था। अच्छा रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया का पॉइंट पता है क्या बच्चों? वो ये है कि देखो जो पेस मेकर है ना, जो हमारा एसपी नोड है ना और एबी नोड है, जिनसे क्या होता है, जनरेट होती हैं इम्पल्सेस, जिन्होंने आगे जाके वो परकंजी फाइबर्स को जाके आगे से एक्सेलरेट करना होता है, वो जो सारा कंडक्टिंग सिस्टम है ना हार्ट का। तो जो टाइफाइड की कुछ ऐसी टॉक्सिन्स रिलीज होती हैं, वो जाके एवी नोड और एसए नोड, जो एवी नोड है ना, उनको सप्रेस करती हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि हार्ट जो है वो पंप जो वो जितना उसे होना चाहिए था ना फीवर के अंदर, उतना नहीं होता। इस तरह होता है ये रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। अच्छा मुझे जो क्वेश्चंस भेजे है ना मरियम ने, उसके अंदर जो 2019 का एनुअल है उसका आंसर यही लिखा हुआ है टाइफाइड फीवर। जो हमारा आया था वो मैं बताती हूँ आपको। 27-year-old फीमेल थी, मेडिकल इमरजेंसी में आई है विद एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग। उसने देखो जॉन्डस भी दिया हुआ थोड़ा बहुत ना, हल्का फुल्का। अब जाहिर है हमने कहा है ना कि जो ये है इसके जो फोकाई हैं वो लीवर में भी जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली अगर लीवर को इन्फेक्ट कर दिया है तो जॉन्डस तो हो सकता है साथ में। तो इस तरह ये एक्सप्लेन हो रहा है। उसने कहा he has yellow discoloration of eyes and her abdomen is distended with fullness of flanks। ये क्या फील कर रहा है, बता रहा है आपको, डिस्टेंडेड एब्डोमेन और फुलनेस ऑफ फ्लैंक्स, परफोरेशन के साथ आ गई है वो। उसने कहा कि उसकी शी हैज हाई ग्रेड फीवर फॉर लास्ट 10 days, 10 days गुजर गए हैं, मतलब दूसरा हफ्ता है उसको, which is not responding to ciprofloxacin and her condition is getting worse day by day। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सी हमारी जो मोस्टली बच्चे थे ना क्लास के, उन्होंने कहा कि सिप्रो रेजिस्ट, मतलब सिप्रो को नहीं किया उसने रिस्पॉन्स, इसका मतलब ये टाइफाइड नहीं है। लेकिन मैंने आपको ये बात अब भी एक्सप्लेन की है कि सिप्रो रेजिस्टेंट केसेस भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। उसने कहा है कि उसको फीवर सेटल नहीं हुआ, सिप्रो उसने ली है, एच बी उसकी 10 हो गई है, डब्ल्यू बी सी 8700 है, प्लेटलेट्स 11, मतलब बाकी सारी लैब्स ठीक हैं। एब्डोमेन पे माइल्ड स्प्लिनोमेगैली है विद मिनिमल एसाइटिस। तो डायग्नोसिस बताएं, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट बताएं। तो समझ आ गई कि ये एंटारिक फीवर ही है। अच्छा नेक्स्ट क्या है? 25-year-old boy presented with to the physician with 10 days history of fever। Initially fever was low grade and gradually progressed to high grade। ये क्या बात हुई कि पहले कम था, आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हुआ, तो ये स्टेप लैडर पैटर्न उसने दे दिया। अच्छा, फीवर वाज नॉट एसोसिएटेड विद राइगर्स एंड चिल्स। वो हमें पता है कि किसके अंदर होते हैं, मलेरिया के अंदर आते हैं ना, डेंगू के अंदर, ये मलेरिया के अंदर राइगर्स एंड चिल्स आएंगे, इसके अंदर नहीं है। फीवर वाज एसोसिएटेड विद हेडेक, माइल्जिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड रेडिश स्पॉट्स ऑन द ट्रंक। रो स्पॉट्स दे दिए, बस डायग्नोसिस बन गया आपका, इसमें कोई मुश्किल बात? क्लियर है ये आपको? चलें, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। बाकी भी आसान आसान ही दिए हैं, उसने रैश बताया हुआ है काफी। ये एक हमारा ट्रिकी आया हुआ था 2019 वाला, बाकी सिंपल ही है, वो आप लोग इजीली डायग्नोज कर लोगे। अच्छा अब हम लोग ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि 5 ही लेक्चर्स हैं और टॉपिक्स ज्यादा है। अच्छा लीशमैनियासिस क्या होता है, कालाजार, किसी को कुछ याद है? पैरासाइटोलॉजी 3rd ईयर। मुझे थोड़ा सा रिव्यू दे दें, आपको कितना एक याद है इसके बारे में? लिशमीनिया होता था, एक सैंड फ्लाई होती थी, उससे इन्फेक्ट होके आता था। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, विजरल, क्यूटेनियस और म्यूकोजल होता है। हमने विजरल करना है, जिसको कालाजार कहते हैं। अच्छा कोई ये बता दे कालाजार कहते क्यों है? काला मतलब काले वाला ही काला है, ये ब्लैक वाला ही काला है। पेशेंट की सारी स्किन काली हो जाती है, ओवरऑल उसका डार्क कम्प्लेक्शन हो जाता है, इसलिए इसे कालाजार कह रहे हैं। ऐसा ही है, मोस्टली जो इंडिया, बांग्लादेश और जो कंट्रीज हैं, ये ब्राजील, यहाँ पे 90% इसके केसेस आते हैं, बहुत कॉमन है वहां पे ये, हमारे यहाँ इतना नहीं है। ठीक है, मॉस्किटो बाइट से होगा, सैंड फ्लाई से होगा, सॉरी, सैंड फ्लाई से होता है ये। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। और पर्सन टू पर्सन इसका हो सकता है, बहुत ही इसके रेयर वो एक मिले हैं रिसर्च के अंदर कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, लेकिन अभी तक वो कोई इसकी मतलब रिसर्च ही चल रही है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि पर्सन टू पर्सन इसकी ट्रांसमिशन है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सैंड फ्लाई से ही जाता है, वो आपने याद रखना है इसकी।
और जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं ना HIV वाले पेशेंट, उनके अंदर होगा, ठीक है। या जिनका कोई ट्रांसप्लांटेशन हुई है, जो ट्रांसप्लांटेशन वाले होते हैं उनको भी हम इम्यूनोसप्रेसिव्स खुद देते हैं ना, ताकि ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो, ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन ना हो, ठीक है। तो जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज या HIV की वजह से है या ट्रांसप्लांटेशन हुई है, उनके अंदर ये ज्यादा होगा। इट्स सेल्फ भी जिन पेशेंट्स के अंदर ये, अगर पेशेंट नहीं भी है इम्यूनो कम्प्रोमाइज, जब ये उनके अंदर जाएगा तो उनको ये उनकी इम्यूनिटी ये रिड्यूस कर देगा, ठीक है। क्या हो गया कि ये प्रोटोजोन है लिशमीनिया, कहाँ गया मेरा मार्कर, दोनों वानी, ठीक है। और सैंड फ्लाई से इसने ट्रांसमिट होना है, ये देखें। मेस्टिगोट एक इसकी फॉर्म होती है, बाइट से ही आता है, मेस्टिगोट होते हैं। मेस्टिगोट जब ये मैक्रोफेज रप्चर होंगे, मैक्रोफेजेस के अंदर जाते हैं, ठीक है, मैक्रोफेज रप्चर होंगे तो ये अंदर से मेस्टिगोट मिलेंगे। मेस्टिगोट बस आपने याद रखना है कि हमें जब ब्लड सीरम जब हम लेते हैं ना, स्मीयर लेते हैं, उसके अंदर ही हमें मेस्टिगोट मिलते हैं। इनका बस यही आपके पास सिग्निफिकेंस है कि इनको क्यों याद रखना है। बाकी आपने एक सैंड फ्लाई याद रखनी है नाम, ज्यादा डिटेल्स नहीं करनी इसकी पैथोजेनेसिस की, साइकिल वगैरह कुछ भी। 3 टाइप्स होती हैं वैसे लिशमनियासिस की, क्यूटेनियस, म्यूकोजल और विजरल। हमने सिर्फ विजरल करनी है, जिसको हम काला जार कह रहे हैं। ये देखें, ऐसे पेशेंट की स्किन की अपीयरेंस हो जाती है। अच्छा, अब क्या साइन सिम्टम्स आएंगे इस बच्चे को देखें। होती ये देखें, बच्चों के अंदर ज्यादा होती है। ये देखिए, ये भी बच्चा है, ये भी बच्चा है, बच्चों के अंदर से ज्यादा होगी। अगर आप ये पिक्चर याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएंगे इसके फीचर्स। मैसिव स्प्लीनोमेगैली होनी है, ठीक है। हेपेटोस्प्लीनोमेगैली विद फीवर आ गई है, और फीवर भी कैसा है, नाइट स्वेट्स है, ठीक है। और पता है कैसा फीवर होगा, हो रहा है, ठीक हो रहा है, बिल्कुल खत्म हो गया, फिर दोबारा हो गया, रिलैप्सेस होंगे, ठीक है। खत्म हो गया था, हफ्तों हफ्तों खत्म रहा है, फिर शुरू हो गया, फिर हफ्तों रहा है, फिर खत्म हो गया। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी ऐसे ही होता है कि सालों साल लगते हैं, ठीक है। तो अगर कोई इस तरह की लंबी चौड़ी हिस्ट्री के साथ आएगा इसका सिनेरियो कि बच्चा था, उसको पिछले साल फीवर हो गया या कितने साल पहले हो गया है, ठीक है, और उसके बाद उसको अब ठीक हो गया था, फिर दोबारा फीवर हो गया है, एग्जामिनेशन पे पैटोस्प्लीनोमेगैली है, डार्क कलर स्किन मिल गई है हमें, ठीक है, वीकनेस हो जाएगी उसको, उसका वेट लॉस होगा, और पैटोस्प्लीनोमेगैली और नाइट स्वेट्स के साथ आ गया, तो आपने इसको किसकी तरफ क्या डायग्नोज करना है, कालाजार करना है। अभी हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। फीचर्स क्या है इनके, इंक्यूबेशन पीरियड ने लिखा है कि मंथ से ईयर्स तक होगा। पहला साइन वही है कि हाई फीवर होगा विद राइगर्स एंड चिल्स। फीवर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, पेशेंट एफिब्राइल हो जाएगा, फिर जो है वो 2-3 महीनों तक, उसके बाद दोबारा फीवर हो जाएगा, रिलैप्स होगा उसका, ठीक है। स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी और मैसिव होगी। जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है इसके अंदर मैसिव बहुत बड़ी स्प्लीन होगी। पैटोमेगैली भी हो सकती है, लिम्फेडिनोपैथी भी हो सकती है। अब आपने याद क्या रखना है कि ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ठीक है, फ्रॉम विच द डिजीज ड्राइव द नेम कालाजार, ब्लैक फीवर। और इसने, अच्छा, इसने ना 3 ऑर्गन्स को बेसिकली इफेक्ट करना है, एक स्प्लीन को, एक लीवर को, और तीसरा बोन मैरो को, ठीक है। आपने ये 3 पॉइंट्स इसके अंदर याद रखने हैं कालाजार के, स्प्लिनोमेगैली, हेपेटोमेगैली और पैनसाइटोपिनिया, क्योंकि इसने बोन मैरो के ऊपर जाना है और बोन मैरो की सप्रेशन करवानी है और सारी सेल लाइंस को सप्रेस कर देना है। एनीमिया हो जाएगा पेशेंट को, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। तो जब भी एनीमिया होगा, एनीमिया के साइन सिम्टम्स के साथ भी आ सकते हैं पेशेंट, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ब्लीडिंग के साथ आ सकता है, जैसे इसने लिखी हुई है यहाँ पे कि हेपेटिक डिस्फंक्शन होगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में रिजल्टिंग इन, अच्छा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया उसने इसलिए लिखा हुआ है ऑफन कंपाउंडेड बाय हेपेटिक डिस्फंक्शन, और मे रिजल्ट इन द ब्लीडिंग फ्रॉम रेटिना, GIT ट्रैक या नोज, ठीक है। जैसे ITP के जो फीचर्स होते हैं वैसे ही, क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो गए हैं तो ब्लीडिंग होगी, एपिस्टेक्सिस हो सकती है, रेटिना के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है और GIT ट्रैक के अंदर हो सकती है। एडवांस इलनेस में उसने लिखा है कि हाइपोएल्बुमिया हो जाएगा, क्योंकि लिवर को इफेक्ट कर रहा है ना, लिवर्स के अंदर जो ये प्रोटीन्स थी हाइपोएल्बुमिया काज करवा देगा, ये इनकी सिंथेसिस नहीं होगी ठीक से। तो जब हाइपरबिनीमिया होगा तो क्या होगा, पेशेंट को डीमा हो जाएगा, एसाइटिस हो सकती है, एनासार्का हो सकता है, जनरलाइज्ड बॉडी डीमा हो सकता है, ठीक है। क्या क्या पढ़ा है हमने, स्प्लीनोमेगैली, हेपेटोमेगैली, फीवर विद राइगर्स एंड चिल्स, जो कि कभी ठीक हो जाता है कभी दोबारा आ जाता है, पैनसाइटोपिनिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा और हाइपरबिनीमिया होगा। हाइपरबिनीमिया से क्या होगा, पेशेंट को डीमा डेवलप होगा, एसाइटिस डेवलप होंगी। क्लियर है यहाँ तक। ये बता दे, क्लियर है स्टूडेंट्स।
अच्छा, अब जैसे डिजीज प्रोग्रेस होगी ना, इसने इम्यूनो सप्रेशन करवा देनी है, पेशेंट की इम्यूनिटी को इसने कॉम्प्रोमाइज करते जाना है, और उसके अंदर जो है ना सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं एक तरह की ना, कि कालाजार का फीवर हुआ था पेशेंट को, उसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कि इम्यूनो सप्रेशन होगी और उस इम्यूनो सप्रेशन से उसको इन्फेक्शन हो सकते हैं। कैसे कैसे? टीबी हो सकता है उसको, निमोनिया हो सकता है, अमीबिक बेसिलरी डिसेंट्री, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, herpes zoster, चिकन पॉक्स, सारे जो इन्फेक्शन है वो इसके अंदर हो सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन भी हो सकते हैं जिसमें बॉयल, सेलुलाइटिस, स्केबीज। ठीक है, अगर हम इसको ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो वो पेशेंट मर जाएगा। सो दिस इज दैट मच लीथल लाइक टाइफाइड। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस आपने एक, अगर इसका क्वेश्चन आता है तो मे बी वो आपसे कॉम्प्लिकेशंस पूछ ले, तो आपने बताना है कि इम्यूनिटी स्प्रेस हुई है और सारी सेकेंडरी इन्फेक्शंस आ गए हैं, टीबी, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, स्किन इन्फेक्शंस आ गए हैं। अब हमें क्या क्या मिलेगा इन्वेस्टिगेशंस पे? एक हमने कहा पैनसाइटोपिनिया हो रहा है तो अनीमिया मिलेगा हमें, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया मिल जाएगा, ऐसे ही है। इसके अलावा क्या होगा कि पहले जो है वो पेशेंट को हाइपर गैमोग्लोबिनीमिया होगा। क्यों? पहले एंटीबॉडीज बनेगी ना, पहले इसकी ये बनेंगी गैमोग्लोबिन, क्योंकि वो बाहर से आई है, ये पैरासाइट ने अटैक किया, लेकिन बाद में हमने कहा कि इम्यूनिटी स्प्रेस हो जाएगी, ये कम हो जाएंगी। ठीक है, हाइपरबिनीमिया होगा पेशेंट को। एक तो उसको हाइपर गैमोग्लोबिनीमिया हो रहा है क्योंकि पैरासाइट आया और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही हैं। ठीक है, आईजीजी और आईजीएम। और क्या हो रहा है, पेशेंट को हाइपोएल्बिनीमिया हो रहा है जो कि बाद में होगा, और वो क्यों, उससे क्या क्या होगा, पीडल एडीमा होगा और एनएसआर का होगा। अब ये हमने पहले भी बात की थी, जो मैस्टिगोट्स हैं ये हमें स्मीयर के अंदर मिलेंगे, किसके अंदर? स्प्लिनिक स्मीयर्स के अंदर। क्यों? क्योंकि स्प्लीन को इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करना है, वहां पे सबसे ज्यादा ये जाता है, और स्प्लीन को इसमें मैसिवली इनलार्ज करना होता है। तो जब हम स्प्लिनिक स्मेयर लेंगे तो 98% तक सेंसिटिव है। तो आपसे ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि हमने कहाँ पे इसको डेमोन्स्ट्रेट करवाना है, स्प्लिनिक स्मेयर इसके अंदर करवाना है। ठीक है, समझ आ गई? पैनसाइटोपिनिया है, हाइपरगैमोग्लोबिनीमिया और हाइपोएल्बिनीमिया। इसके बाद हम वायरस को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? एक तो हमने कि वायरस की एमएसटी, जो वायरस कह रही हूँ, पैरासाइट, सॉरी पैरासाइट है ये। पैरासाइट को हम कैसे कर सकते हैं? एमएसटी गोट से कर सकते हैं, ब्लड स्मेयर के अंदर, जो ये स्प्लिनिक स्मेयर आ गया, सॉरी स्प्लिनिक स्मेयर के अंदर। दूसरा, जब हमने ब्लड वाला करना तो उसको क्या कहते हैं? बफी कोट। बफी कोट क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हमने ब्लड को पकड़ के सेंट्रीफ्यूज कर दिया है और इसके अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स, जो प्लेटलेट्स बचे होते हैं ना सेंट्रीफ्यूज होकर, जो उसको हम बफी कोट स्मेयर कह रहे हैं, उसके अंदर हम देखेंगे तो हमें पैरासाइट डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा बफी कोट स्मेयर के अंदर। ठीक है, समझ आइए? सेंट्रीफ्यूजन की हमने, सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ ब्लड, एंटीकोगुलेटेड ब्लड था, और इसके अंदर जो प्लेटलेट्स हैं और डब्ल्यूबीसी हैं उनके अंदर हमें ये पैरासाइट मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? पैरासाइट को कैसे ये आपने बस नेम नेम याद करने हैं। पहले सीबीसी करवाई, हाइपरगैमोग्लोबिनीमिया, हाइपरबिनीमिया, स्प्लिनिक स्मेयर्स करवाए, बफीकोट स्मेयर करवाया, बीसीआर डीएनए करवा लेना है, एलाइजा फ्लोरेसेंस करवा लेना है। अब ये थोड़ी याद रखना है कि कौन सा डेवलप कंट्रीज में है तो कौन सा किस में है, कुछ याद नहीं करना। और एक ये होता है, ये रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी K93 स्ट्रिप, इससे कर सकते हैं। ये आपका एमसीक्यू मेरे ख्याल में हमारा आया भी हुआ था, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है, रैपिड इम्यूनो क्रोमेटोग्राफी। देखो जब भी आप लोग ये तो आपको पहले भी याद ही है ना, इन्वेस्टिगेशंस में पीसीआर करते हैं डीएनए के लिए, लाइजा, इम्यूनो फ्लोरेसेंस और ब्लड स्मेयर और सीबीसी। जो नई चीज जो डिफरेंट आई है यहाँ पे वो क्या आ गया? रैपिड इम्यूनो क्रोमेटोग्राफी K93 स्ट्रिप। तो ये आपने याद रखनी है इसके अंदर, चाहे आपको बाकी कुछ याद हो ना हो, बाकी खुद से भी लिख दो। ये देखें, ये उसने बताया कि एमएसटी गोट्स मिले हैं हमें हमें स्प्लिनिक स्मेयर्स के अंदर। अच्छा, बच्चों मैनेजमेंट ना इसे इतनी लंबी लिखी हुई है डेविडसन के अंदर। एक तो आपने सिर्फ ड्रग्स याद करनी है, उनके नाम, और दूसरा उनके साइड इफेक्ट्स याद करने हैं, डेट्स इट। कोई नहीं याद करना कितने कितने अरसे के लिए आईवी देनी है, तो ये देना है तो वो करना है, कितनी डोजेस में देना है, कोई जरूरत नहीं है। एक तो आप लोगों ने याद रखना है कि हमने एंटी मनी देनी होती है। ठीक है, फॉर लिशमेनियासिस, ये फर्स्ट ड्रग है। ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सी ड्रग हमने सबसे पहले, जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है लिशमेनियासिस के लिए एंटी मनी देते हैं। ठीक है, अब उसने बताया कि वो हमने कैसे कैसे देनी है, बस ये याद रख लो कि कितने दिनों के लिए देनी है। कोई तकरीबन हमने 30 दिन देनी होती है, 1 मंथ। और क्या दे रहे हैं? एंटी मनी, और ये फर्स्ट ड्रग है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है। इसके साइड इफेक्ट्स को रट्टा लगाना पड़ेगा, जैसे मर्जी याद करो, ये एमसीक्यूज है। क्या क्या हो सकता है कि ये तो चलो आर्थराइडिया माइल्डिया बैटिक ट्रांसमिनेसेस तो हो रहा है,
पेंक्रेटाइटिस, ईसीजी चेंजेस और ये कार्डियोटॉक्सिसिटी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और यही एमसीक्यू आते हैं। वो आपको सिनेरियो दे सकता है कि वो पेशेंट था, उसको लिशमनियासिस हुआ, उसको हमने ड्रग स्टार्ट करवाई, उसकी ईसीजी के ऊपर ये चेंजेस आ गए हैं, तो कौन सी ड्रग थी, या हमने ये ड्रग दे दिया है तो ईसीजी के ऊपर चेंजेस कौन से आएंगी। कार्डियोटॉक्सिक है ना, एसटी सेगमेंट की एलिवेशन करवाएगी लेकिन कनकेव। ये आपको पता है, ये कन्वेक्स एसटी एलिवेशन और कनकेव एसटी एलिवेशन का, एसटी एलिवेशन का पता है? खैर सीवीएस है वो, मैं आपको बस ये बता देती हूँ कनकेव कन्वेक्स क्या है। ये एक बेस लाइन होती है ना, इसके ऊपर वो इस तरह की, तो हम इसे एसटी एलिवेशन कहते हैं, लेकिन ये कौन सी है, कन्वेक्स है, ठीक है, लेकिन बेस लाइन से ऊपर है ना ऐसे, इसलिए हम इसे कह रहे हैं एलिवेशन। अब अगर ये इस तरह की हो, सॉरी ये तो बिल्कुल टच हो गई है, इस तरह की हो तो ये भी तो है एलिवेशन, क्योंकि बेस लाइन से ऊपर है, लेकिन ये कैसी है, कनकेव है, ठीक है, तो इसको कहते हैं कनकेव एसटी एलिवेशन। ये आपकी पेरिकार्डाइटिस में भी होती है आई गेस, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे याद आ रहा है, देखना जरा इसको, तैयबा कंफर्म करना। ये एमसीक्यूज हैं सीवीएस के आपके, के कनकेव किसके अंदर होती है, कन्वेक्स। पेरिकार्डाइटिस में थी या हुक्म में थी, मुझे याद नहीं आ रहा। चलें, तो एसटी सेगमेंट सेगमेंट एलिवेशन है और क्यूटी प्रोलोंगेशन है और वेंट्रिकुलर डिसरिथमियाज, ये सारा कुछ हो सकता है, तो ये आपने याद रखने हैं। अभी तक जो भी हमने ये लिशविनियासिस में किया है ना, जो याद रखने वाली चीजें हैं, इन्वेस्टिगेशंस तो आपने सारी डेटा लगानी है, उसमें जो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक स्ट्रिप है वो याद करनी है ज्यादा से अच्छे से, क्योंकि वो एमसीक्यू आता है। दूसरा ये एंटीमनी जो दे रहे हो इसके साइड इफेक्ट्स अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। पेंक्रेटाइटिस, आर्थ्रालजियाज, माइल्जियाज, हेपेटिक ट्रांसमिनेसिस को उसने रेज करना है, ईसीजी के ऊपर चेंजेस, कार्डियोटॉक्सिक है ये। दूसरी जो ड्रग दे रहे हैं वो ये है एम्फोटेरिसिन बीटा, ये कौन सी होती है, इसका तो नेफ्रोटॉक्सिक साइड इफेक्ट हमने बड़ा ही पढ़ा था फार्मा के अंदर, एम्फोटेरिसिन बीटा का, किसी को याद हो तो। खैर ये भी हमने देनी होती है, वंस डेली वो दे रहा है, और ये इसने लिखा हुआ है कि हमने ना इसका तकरीबन 100% क्योर रेट है। मैं ना एंड पे आपको समरी बताऊंगी कि आपका अगर ट्रीटमेंट आता है तो आपने एक स्लाइड दी हुई है मैंने, वो आपने इस तरह लिखनी है। ये बस आपकी बुक पे इतना लंबा चौड़ा लिखा है तो आप इसको देखते जाओगे, क्योंकि ये साइड इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं आपके एमसीक्यू में, ठीक है। क्या क्या हो सकता है एम्फोटेरिसिन से, फीवर हो सकता है, थ्रोम्बोफिलिबाइटिस क्या होता है, वेन्स का इंफेक्शन हो गया, डायरिया, वॉमिटिंग, और सीवियर में रीनल और हेपेटिक टॉक्सिक हो सकती है। अब रीनल को उसने इन्वॉल्व किया तो हाइपोक्लीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो ये सारे साइड इफेक्ट्स इसी तरह रटा लगाओ जैसे पिछली के थे, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। अदर ड्रग्स कौन सी हैं, एक होती है ये मल्टीफोसिन जो कि एक फास्फोलिपिड होती है, ठीक है, इसके भी यही साइड इफेक्ट्स हैं, नोजिया, वॉमिटिंग है, स्किन एलर्जी, रीनल लिवर टॉक्सिसिटी है। दूसरा ये पैरामोमाइसिन है, माइनोग्लाइकोसाइड है, पेंटामाइडिन, आइसोथायोनेट, तो ये इस तरह नेम याद रखो। पहली थी एंटीमनी, दूसरी एम्फोटेरिसिन बीटा, तीसरी क्या है मल्टीफोसिन, चौथी क्या है पैरोमोमाइसिन, और पेंटामाइडिन, आइसोथायोनेट। ये सारी आपने इस तरह नेम्स लिखने हैं अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो। साइड इफेक्ट्स आपने एमसीक्यूज के लिए याद करने हैं। सो दिस इज द स्लाइड, मैं आपको जो कह रही थी कि अगर तो कालाजार न्यू है तो उसमें क्या देना है, एम्फोटेरिसिन बीटा देनी है, ठीक हो गया। और अगर ट्रीटमेंट फेलियर हो गया, रिलैप्स आ गया, तो क्या क्या करना है उसको, हमने इसके साथ एम्फोटेरिसिन बीटा के साथ पैरामोमाइसिन दे देनी है, या मल्टीफोसिन दे देनी है पैरामोमाइसिन के साथ, या एम्फोटेरिसिन और मल्टीफोसिन दे देनी है। ये जरूरी नहीं है कि आप डेज याद रखो और डोजेज याद रखो, बस ये इस तरह याद रखने आपने कि क्या क्या है, एंटीमनी दे रहे हैं और एम्फोटेरिसिन बीटा दे रहे हैं, पैरामोमाइसिन, मल्टीफोसिन, और एक और थी पेंटामिडिन। क्लियर है आपको ये विजुअल लिशमेनियासिस? इसके अंदर जो डिफरेंट चीजें आ गई ना, एक ये बफिकोट स्मेर आ गया और एक ये रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक के 93 स्टेप, ये आपने अच्छे से याद रखना। रिफेम्पिसिन किस में तैयबा? एंटी टीबी है ये, टीबी में देते हैं अगर पेशेंट को
लिशमीनिया में टीबी हो गया तो फिर हम इसको देंगे। हमने कहा है ना कि सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, चलें अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। कालाजार की किसी ने मुझे भेजे क्वेश्चंस? रिफेम्पिसिन इसका ड्रग ऑफ चॉइस है? यार ये मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी क्योंकि मेरी नजर से तो नहीं गुजरा। डेविडसन में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर सर ने कहा है तो। किसी ने मुझे कालाजार के भेजे हैं क्वेश्चंस? नहीं भेजे? अच्छा, ये मेरे ख्याल में वो उसमें देंगे। एक ना डर्मल इन्फेक्शन हो जाता है, पोस्ट लिशमेनियासिस डर्मल, जो स्किन इन्फेक्शन होता है, उसमें रिफेम्पिसिन दे रहे होंगे जो आप बात कर रही हो। हाँ, उसके अंदर दे रहे होंगे। वो भी आपकी बुक में अलग से लिखा हुआ है। एक एचआईवी के साथ लिखा हुआ है, वो आपने इतनी डिटेल से नहीं करना, बस उसमें एंटी रेट्रो जो है वो थेरेपी देते हैं, वायरल थेरेपी। ठीक है, और एक ये पोस्ट लिशमेनियासिस जो डर्मल स्किन इन्फेक्शन होता है, उसके अंदर रिफेम्पिसिन दे रहा होगा, ऐसे ही होगा। अच्छा मुझे, अच्छा कालाजार के किसी ने क्वेश्चन नहीं भेजे, तो ये फिर हम कल डिस्कस कर लेंगे। अभी मुझे कोई भेज दे, ठीक है? कल स्टार्ट में हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर ये डिस्कस ना हुआ तो कोई फायदा नहीं है, आपको समझ नहीं आएगी इसकी। कालाजार के हैं भी या नहीं? नहीं आया हुआ, आया ही नहीं हुआ। वेरी फनी। पीड्स कर लो, मैं तो कहूंगी। जिसने पीड्स नहीं करनी, पीड्स में काफी लंबा लिखा हुआ है, काफी अच्छा लिखा हुआ है, कोई हाई लेवल का लिखा हुआ है, किसी ने वो नहीं करनी तो फिर डेविडसन कर ले। यार मुझे याद पड़ रहा है पर इसका कोई क्वेश्चन आया होगा पहले। चलें, आप लोग देख लीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग तो बंद करूँ। आप लोग देख लीजिएगा, अगर मिलता है तो।